बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। यौमुल क़ुद्स आलम इस्लाम में जोशो वल्वले की तजदीद का दिन। फ़लस्तीन और कश्मीर को अमन व चैन कब नसीब होगा। चीनी बहरान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज, क्या फैसलों पर अमल दरामद करवा पाएगी। कोरोना वबा, पाकिस्तान में मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 50,000 से जायद। कोरोना का खौफ, वैक्सीन में ताख़ीर, वजूहात क्या। ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी जुमा है, जुमातुल विदा है। आज के दिन के हवाले से तो हम बात करेंगे यौमुल क़ुद्स के हवाले से, लेकिन उससे पहले एक आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का तैयारा जो कि लाहौर से कराची जा रहा था, वो कराची मॉडल कॉलोनी में गिर कर तबाह हो गया। उसके बाद नुकसान भी हुआ। इंतहाई अफसोस की बात है ये, और एहतियात बरतनी चाहिए। इस हवाले से तहकीकात होंगी, फिर पता लगेगा कि कहाँ पर क्या मसाइल थे, क्या वजह बनी इस हादसे की। लेकिन हम अफसोस का इजहार कर रहे हैं आज इस बिना पर। लेकिन आज के दिन की मुनासबत से ये बात करना भी ज़रूरी है कि यौमुल क़ुद्स के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। और रमज़ान के आखिरी जुमे को इस्लामी जमहूरिया ईरान में हर साल फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल ने जो कब्ज़ा जमाया फ़लस्तीन पर, उसकी मुखालफत में ये दिन मनाया जाता है। और फ़लस्तीनियों पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, उनके साथ इज़हार यकजहती किया जाता है। एक तरफ तो दुनिया भर में यौमुल क़ुद्स मनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया भर में मज़लूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती भी किया जाता है इस दिन। और रैलियाँ और मुजाहरे निकाले जाते हैं। पाकिस्तान में पैंडेमिक की सिचुएशन है, पूरी दुनिया में पैंडेमिक की सिचुएशन है, और भारतीय हुकूमत ने मज़लूम कश्मीरियों पर जो जुल्म ढाए हैं, मकबूजा वादी की आबादी को तब्दील करने के घिनौने मनसूबे को बेनकाब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमों से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया जाता है। न सिर्फ फ़लस्तीन के हवाले से, बल्कि कश्मीर में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, इस हवाले से भी मुतालबा किया जाता है कि आलमी जो दुनिया है वो अपना किरदार अदा करे। इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें हैं वो इस हवाले से सख्त नोटिस लें। अब तक इस पर क्या किरदार अदा किया जा सका है। इसराइल ने जो फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाए हैं, साथ ही साथ जो कश्मीर में जो मुसलमान बहन भाई मौजूद हैं, उन पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उन पर कितना नोटिस लिया जा रहा है। इससे पहले इसराइल के खिलाफ कितना नोटिस लिया गया था। आलमी दुनिया का क्या किरदार रहा है, और एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान ख़ासतौर पर कश्मीरियों के हवाले से क्या किरदार अदा कर सकता है। OIC का अब तक क्या किरदार है। इस दिन के हवाले से और इस तमाम तर सिचुएशन पर हम बात करते हैं कि क्या इकदाम करने चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, आज का दिन यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाया जाता है, न सिर्फ फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर, बल्कि जो कश्मीरी बहन भाई मौजूद हैं उनके साथ जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। अरब कंट्रीज़ में भी, पाकिस्तान में भी यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाया जाता है, इज़हार यकजहती किया जाता है। आज के दिन को लेकर और ओवरऑल मजमूई तौर पर जो मुसलमान बहन भाइयों के साथ अब तक जो जुल्म सितम हुए हैं, जो कत्लेआम हुआ है, आलमी दुनिया का अब तक का जो किरदार रहा है, आप उसको किस तरह से देखते हैं। आलमी दुनिया का अगर कोई किरदार होता तो ये मसाइल हल ना हो गए होते। अब चूंकि आपने पैलेस्टाइन के हिसाब से बात की है और कश्मीर के हिसाब से बात की है, तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि इस वक्त दुनिया में आज की तारीख में जो आप दे रहे हैं, तो एक दुनिया ये बदली हुई है। इस वक्त दुनिया में जो इश्यूज ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे पैलेस्टाइन या आप कश्मीर को ले, तो वो उसमें मज़हब जो है, जो मजहबी नेक्सेस हैं, जो मज़हब के जो नेक्सेस हैं, और वो आपको प्रीडोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। जैसे आप पैलेस्टाइन में देखें तो एक क्रिश्चियन और ज़ियोनिस्ट नेक्सेस, यहूदियत का और हाई ग्रेड नेओकॉन ईसाइयत जो है उसका एक नेक्सस बना है। उसके अंदर इजराइल की हुकूमत भी शामिल है, नेतन्याहू भी शामिल है, और उसके अंदर पोम्पियो भी शामिल है, उसके अंदर बाराक ओबामा भी शामिल था, बुश भी शामिल था, और उसके अंदर अभी ट्रंप भी शामिल है। ये जो यहूदियत और ईसाइयत का नेक्सस है, ये पैलेस्टाइन के मसले को हल नहीं होने देता। बल्कि आपको पता है ट्रंप ने आके क्या किया कि आपने उसे दारुल खिलाफा की इजाज़त दे दी। उसके बाद क्या हुआ, आज 60,000 घर सेटलर्स घर बनाने के लिए कैंसेट में करारदाद पेश हो रही है, इजरायली कैंसेट में, जिसको पोम्पियो ने कहा है कि लीगल है और लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए। यानी जो गासबाना कब्जा है फलस्तीन में आज यौमुल क़ुद्स वाले दिन, वो उसके ऊपर मोहर लगती जा रही है, वो सर्टिफाइड होती जा रहा है। उसी की रिफ्लेक्शन एक आपको यहूदियत की और हिंदुत्व की नेक्सस जो रिफ्लेक्शन है वो आपको कश्मीर में नजर आती है। कश्मीर में बिल्कुल वही हो रहा है। नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो वही कर रहा है जो नेतन्याहू इजराइल में कर रहा है, क्योंकि वो चल ही एक इजराइल का और इंडिया का एक आपस में एक ताल्लुक, बहुत गहरा ताल्लुक कायम हो गया है।
जिसके जरिए न सिर्फ वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं बल्कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिसी भी कर रहे हैं। तो नेतन्याहू ने कहा कि जिस तरह मैं पैलेस्टाइन पे कब्जा कर रहा हूँ तो उस तरह कश्मीर पे कब्जा करो। आज कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वहां इससे पहले जब पहले इलेक्शन हुआ था, बीजेपी का जीती थी पहले इलेक्शन में, उस वक्त वहां पे कोई 1,500 ब्राह्मणों को और हिंदुओं को आबाद कर दिया था किश्तवाड़। और ब्रिगेडियर साहब, ये तमाम तर बातें हम एक अरसे से करते आ रहे हैं, ना सिर्फ हमारे शो में जब भी ये दिन होता है, इस दिन के अलावा भी अमूमन ये टॉपिक ज़ेरे बहस रहते हैं। पैलेस्टीन हो, कश्मीर हो, आलमी दुनिया के किरदार तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन क्या फिर इसका कुछ हल होगा? कब ये जुल्म खत्म होंगे? कब भारत बाज आएगा? कब इसराइल के खिलाफ कोई आवाज बुलंद होगी, कोई ऐसी आवाज जो ताकतवर हो, जो इसको रोक सके, भारत को रोक सके? इसका तो फिर लगता है रहती दुनिया तक कोई हल नहीं है। इसका हल क्या है आपके नजदीक? इसका हल तो उस वक्त निकलेगा ना कि जब जिन लोगों पे ये जुल्म कर रहे हैं और जिस कम्युनिटी, जिस मजहब को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, वो तो इस्लाम है ना। इस्लाम को टारगेट किया, इराक को तबाह किया, ठीक है, उसके बाद आपने लिबिया को तबाह किया। लेकिन उस टारगेट के बाद अगर किसी को बोलना चाहिए तो वो कोई इस्लामी मुल्कों की ताकत तो कम नहीं है। उनके पास तो इतनी इकोनॉमी की ताकत है कि पूरी दुनिया का असला खरीद सकते हैं। लेकिन जब इस्लामी ममालिक ही जाके बैठे हुए हैं गोरों की गोद में, और वो ममालिक जिनके पास पैसा है वो अपना पैसा जाके इन्वेस्ट करते हैं न्यूयॉर्क की हाई ग्रेड बिल्डिंग में या जापान में या बाकी जगहों पे, तो मुझे बताया फिर कौन बोलेगा? पाकिस्तान तो आवाज उठा, एक पाकिस्तान है जो पैलेस्टाइन की आवाज उठाता है। अब तो दुनिया के इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पे इसराइल की एम्बेसीज बन रही है, वहां पे सकाफती ट्रूपे जो वो एक्सचेंज हो रहे हैं, ईरान इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हो रहे हैं। तो मैं तो आपसे ये कर रहा था, जब तक तो ये इलाकाई मसला या रीजनल लेवल पे मसला था या जगह का मसला था, वो तो अपनी जगह बरकरार। अब इसके अंदर शिद्दत पसंदी आ गई है मजहब की शिद्दत पसंदी पे नेक्सस बन चुके हैं। ईसाइयत यहूदियत मिलके, ईसाइयत यहूदियत हिंदुत्व मिलके मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो भारत के अंदर है, चाहे वो तो इस सारी सूरत हाल में जो इस्लामी ममालिक हैं, खासतौर पर OIC है या हम पाकिस्तानी हैं, दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? उनकी तरफ से क्या ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं? इकदाम तो बहुत किए जा सकते थे ना, लेकिन इकदाम किए गए हैं। OIC तो एक स्टेटमेंट नहीं दे सकती। OIC तो बिल्कुल डक है जो खामोश होकर बैठी हुई है, क्योंकि बिकी हुई है उनकी जो मुसलमान ममालिक के जितने बड़े बड़े लीडर हैं। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट मजहब, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कश्मीर, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट पैलेस्टाइन। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। यौमुल कुद्स के हवाले से बात कर रहे थे, पैलेस्टीन में जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म ढाया जा रहा है भारत की तरफ से, उस पर बात कर रहे थे। आलमी दुनिया ने अभी तक कोई मौसर किरदार अदा किया नहीं है। अगर आलमी दुनिया मौसर किरदार अदा करती तो आज ये सूरत हाल ऐसी ना होती। जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, जो कश्मीरी बहन भाई हैं, वो आज इस जुल्म की चक्की में ना पिस रहे होते। और ये जो जुल्म है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और रहा मुस्लिम उम्मा का किरदार, OIC का किरदार, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जो किए जा सकते थे, जो नहीं किए गए। अभी भी ऐसे इकदाम करने चाहिए। आलमी दुनिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। आलमी दुनिया इस हवाले से किरदार अदा करे, इंसानी हुकूक की जो लंबरदार तंजीमें वो इस हवाले से किरदार अदा करें और इसराइल और भारत को बाज रखें। इनके खिलाफ इस तरह की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर, ताकि ये इस तरह से जुल्म ढाना बंद करें और हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हम जो हर साल इज़हार यकजहती करते हैं उनको भी रिलीफ मिले। यहाँ से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वापस आने के बाद हम बात करेंगे अंदरूनी तौर पर जो कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई, उसने तहलका मचा दिया, क्या हुकूमत इस पर अमल दरामद करवा पाएगी? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और चीनी बहरान में किसने कितना माल बनाया सब पता चल गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर FIA की चीनी तहकीकाती फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है और रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद तहलका मच गया है। जब रिपोर्ट पब्लिक होने की बात की गई तो उसके बाद लगा था कि ये शायद दुरुस्त वक्त नहीं है, हुकूमत क्यों इस तरह से रिपोर्ट पब्लिक करी है। लेकिन जैसी रिपोर्ट पब्लिक हुई है, रिपोर्ट गालिबन 346 सफ़ात पर मुश्तमिल है, 200 से ज़ायद सफ़ात हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह किसानों को नुकसान पहुँचाया गया, किसानों को गन्ने के
वजन में 15% से ज्यादा कटौती की जाती रही। कच्ची पर्ची और एजेंट कमीशन के जरिए कम कीमत पर किसानों से गन्ना खरीदा जाता रहा और उसके बाद गन्ना कम कीमत पर खरीदकर उसकी लागत ज्यादा दिखाई जाती थी। कटौती के मद में किसान को कीमत अदा की जाती और किसान को तसलसल के साथ नुकसान पहुंचाया जाता रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शुगर मिल्स मालिकान के सियासी जमातों के साथ ताल्लुकात रहे। शुगर मिल्स मालिकान के बयान इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं और साथ ही साथ तमाम इखराजात अगर निकाल दिए जाएं, शहजाद अकबर साहब ने भी ये बात की कि नॉर्मल जो चीनी की कीमत डिसाइड की गई वो 46 से 50 रुपए, लेकिन जिस तरह से मार्केट में चीनी फरोख्त हो रही है वो 80 रुपए के लगभग फरोख्त हो रही है और अगर 1 रुपया भी जायद वसूल किया जाए तो 5 अरब रुपए मिल्स मालिकान के अकाउंट्स में जाते हैं। और तमाम इखराजात अगर निकाल दिए जाएं, जो लागत आती है उसमें निकाल दिए जाएं वो तमाम तरह इखराजात, तो 10 से 15 रुपए फी किलो मिल्स मालिकान इससे कमा रहे, उन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट में यह बताया गया है। जबकि मिल्स ने बगैर लाइसेंस क्रशिंग की सलाहियत बढ़ाया और वफाकी हुकूमत के खिलाफ वजीर आला सिंध ने ओमनी ग्रुप को 5 साल में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं है। शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से बैंक में ट्रिपल एंट्रीज भी की गई हैं जो टैक्स चोरी की वजह बनी है, जिसमें स्टेट बैंक और मुसाफकती कमीशन समेत दीगर इदारे भी मुलव्विस पाए गए हैं। तहकीकात शुरू हुई तो सब कुछ सामने आ गया। अब देखना यह है कि हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें जहांगीर तरीन, मोनस इलाही, ओमनी ग्रुप और उमर शहरयार चीनी बहरान के जिम्मेदार करार पाए गए हैं। तो हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्या इस रिपोर्ट पर अमल दरामद करवाया जा सकेगा? और खासतौर पर हमेशा से जो एहतसाब के हवाले से यह तासुर दिया जाता रहा कि जो हुकूमती बेंचेस में लोग मौजूद हैं, जो वज़रा मौजूद हैं, उनके खिलाफ उस तरह से तहकीकात नहीं होती। पहले गुलाम सरवर खान साहब और अब जिस तरह से ये रुख समत बदल रही है, तो क्या वाकईतन एहतसाब की समत बदल रही है? इस पर हम बात करेंगे और इसी सेगमेंट के आखिर में हम बात करेंगे कि जो पॉलिसीज लॉकडाउन के हवाले से हैं, क्योंकि पहले ये बात हो रही थी आया कि ये दुरुस्त वक्त है। 18वीं तरमीम की जब बात की गई हमने ये जिक्र किया कि क्या ये दुरुस्त वक्त है जिस तरह से हम कोरोना का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत जो तमाम तरह इकदाम कर रही है, आया कि ये दुरुस्त फैसले हैं या इसके अलावा कुछ और फैसले किए जा सकते थे, तो वो क्या फैसले थे? तो इस पर भी हम साथ ही साथ बात करेंगे, क्योंकि सीनियर तज्ज़ियाकार महमल सरफराज साहिबा मुझे वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। महमल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महमल, सबसे पहले तो ये जो एक तहलका मचा दी है इस रिपोर्ट ने, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने, आप क्या समझती हैं कि हुकूमत के लिए अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है? जिस तरह से अहम नाम इसमें सामने आ गए हैं, क्या हुकूमत इस पर अमल दरामद करवा पाएगी? देखिए, इसके अंदर जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ये है कि इसके अंदर उस्मान बुज़दार साहब को थोड़ा सा बचाया गया है, रज़ाक दाऊद साहब, असद उमर साहब, इन लोगों को भी, यानी जो हुकूमती लोग हैं, खुसरो बख्तियार वगैरह, उनको एक हद तक बचा लिया गया। ज़्यादा जो इसके अंदर नज़ला गिर रहा है या गिरने का इम्कान है वो जहांगीर तरीन, उसके अलावा मोनस इलाही और फिर ओमनी ग्रुप की वजह से चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर। लेकिन वजह समझ नहीं आती, अगर मुराद अली शाह साहब के ऊपर जो है अगर कोई कार्रवाई होती है इस सिलसिले में, तो बुज़दार साहब भी एक सूबे के वजीर आला है और बुज़दार साहब के बारे के तो एक्चुअली जो इसके अंदर रिपोर्ट है उसके अंदर तो ये है कि उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने कौन सी वाली तारीख को किस मीटिंग के अंदर साइन करके तो ये सब्सिडी दी। सब्सिडी अनजस्ट है ना। देखिए, दो फैसले, असल में दो चीजें जो इसके अंदर जो पॉइंट आउट की गई है। पहले एक चीज ये है कि एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए थी। अगर एक्सपोर्ट की वजह से शुगर की प्राइस को मैनिपुलेट किया गया, पहला फैसला तो एक्सपोर्ट वाले पे आ जाए। असद उमर साहब तो खैर उसके ऊपर कहते हैं कि ये जेआईटी वालों का एक तो ओपिनियन है और दूसरा वो कहते हैं कि हमारे पास सरप्लस थी, लेकिन कितनी सरप्लस थी, क्या था, ये भी देखना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट की वजह से अगर प्राइसेस मैनिपुलेट है, ये पहला मसला। वो दूसरा मसला ये कि जो पंजाब ने सब्सिडी दी जब सब्सिडी की जरूरत नहीं थी, तो बाकी सूबों ने तो नहीं दी थी। तो और फिर जो प्राइस मैनिपुलेशन है, असल मसला तो उसका है कि आज जब 46 रुपए की चीनी है, पिछले साल इससे भी कम थी, उससे पिछले साल गालिबन 40 की थी, ये लोग अगर 80-86 पे बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये 100% ज्यादा, उससे भी बल्कि ज्यादा आप कह रहे हैं प्रॉफिट ले रहे हैं, जिससे इन्होंने 100 अरब रुपया इन्होंने बनाया है। चले, कार्टेल ने तो वो चीज जो की असल निशानदेही अब जो करने की जरूरत है वो ये कि हुकूमत के अंदर किसने क्या बनाया, किस पे क्या प्रेशर था, किनके अकाउंट्स में कुछ आया नहीं आया, उनके जानने वाले को अकाउंट्स में कुछ आया, किसी ने क्या बेनिफिट लिया है, तो ये सब्सिडी भी दी गई है और ये बाकी चीजें भी। अच्छा, यहाँ पर महमल एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि चीनी की लागत और कीमत में फर्क है।
हुकूमत शुगर माफिया को क्यों ना कंट्रोल कर सकी उस वक्त की जो हुकूमत थी, लेकिन अगर हम इस वक्त की हुकूमत को देखें तो कहीं ना कहीं तो जिस तरह से उस्मान बुज़दार के हवाले से शहजाद अकबर साहब ने वज़ीर आला सिंध के हवाले से बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छे तरीके से उनको कहा जा सकता है कि नस्ला गिराया उन पर। उस्मान बुज़दार के हवाले से उन्होंने थोड़ा सा स्लाइटली सा टच किया। अगर उस वक्त की हुकूमत शुगर माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकी तो इस वक्त की हुकूमत पर भी फिर सवाल है कि क्या फिर आगे जाकर सही हो सकेगा एहतसाब? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो वन साइडेड जस्ट अकाउंटेबिलिटी या सिलेक्टिव जस्टिस जो है ना, ये नहीं फिर चलेगा। अगर आप, मैं वही बात मैंने शुरू में की कि अगर आप मुराद अली शाह साहब के ऊपर कोई लेते हैं ना, आपने शाहिद खान अब्बासी को भी सब्सिडी के ऊपर आपने बुला लिया या आप उनसे वो कर रहे हैं चीज, तो फिर उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने तो इतनी बड़ी सब्सिडी दे दी और खाली उन्होंने ही दी और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सके, उन्हें तो याद भी नहीं कि वो कौन सी मीटिंग के अंदर थे, तो उनके ऊपर जो है वो क्यों चुप है। खैर, इसके ऊपर दो तीन बातें हो रही हैं। देखिए, एक चीज ये हो रही है कि मोने सिलाई का नाम सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है, और ज्यादा आपने देखा होगा कि शहजाद अकबर साहब ने मोने सिलाई साहब पे कल किस तरीके से बात की। वो चौधरीयों पे कहते हैं जी प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इस रिपोर्ट ही की वजह से उस्मान बुज़दार साहब को, अगर ये तो खैर स्पेकुलेशन है, मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई इन्फॉर्मेशन है या उस तरह की, लेकिन अभी तक यही स्पेकुलेशन पॉलिटिकल सर्कल्स में है कि हो सकता है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब एक लायबिलिटी बन जाते हैं इस रिपोर्ट की वजह से, पहले की तो चले उनकी जो भी इश्यूज थे उस पर तो खान साहब ने उनको काफी बचाया भी है और उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा, लेकिन शायद ये शुगर सब्सिडी इशू उनके लिए एक बन जाए, तो अगर कल को उन्हें हटाना भी पड़े तो अपना ही बंदा पीटीआई वाले चाहेंगे कि वो लेकर आए। वो नहीं चाहते कि चौधरी कोई उसके अंदर पार्टनर बन के किसी के साथ, तो वो अपना कोई बंदा ले आए, यानी जो पीटीआई से ना ताल्लुक रखता हो। तो इस वजह से भी मोने सिलाई साहब का नाम जिस तरीके से हाईलाइट, हालांकि अगर देखा जाए तो मोने सिलाई साहब तो शेयर होल्डर है ना, मतलब मोने सिलाई मैनेजमेंट के तो हिस्से नहीं है। वो मैनेजमेंट का हिस्सा तो एक वफाकी वजीर और एक पंजाब के वजीर के भाई हैं, तो फिर आप मोने सिलाई साहब पे किस चीज का नजला गिर रहे हैं ना, ये भी एक पूछने वाली बात तो है। अच्छा मैमल, इस सब के हुकूमत पर क्या असरात होंगे? जहांगीर तरीन भी कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल खुद को गलत साबित करूंगा, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, मोने सिलाई काफ लीग से इत्तेहादी भी हैं, इस सारी सिचुएशन के हुकूमत पर कुछ असरात होंगे? देखिए, हुकूमत पे असरात तो ये हो सकते हैं ना कि अगर जैसा मैंने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो एक्चुअली एक लायबिलिटी बन जाए, जब क्योंकि इसकी मजीद भी तो तहकीक होनी है ना, ये तो अभी एक फोरेंसिक रिपोर्ट है, इसके ऊपर फिर बाकी एक्शन भी तो लेना है। तो एक तो वो बुज़दार साहब की बात है, अगर हुकूमत को कोई नुकसान हो सकता है तो एक उनका हो सकता है। दूसरी चीज ये कि बाकी जो वजीर है, वफाकी वजीर भी है, पंजाब के भी वजीर है, जो दो भाई हैं, वो जो है मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर ज्यादा एक्शन लेंगे, क्योंकि एक वजह भी है। देखिए, अगर इन्होंने इवन मोने सिलाई पे मैं कहूँ कि वो प्रेशर जरूर डाल रहे हैं, नैब के केसेस भी पुराने जिस तरह से खोल दिए चौधरीयों पर, वो सारी चीजें चल रही है, लेकिन बात यह है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है। ये खुसरो बख्तियार साहब वगैरह और ये मोने सिलाई वगैरह यानी कि चौधरी के ऊपर ये ज्यादा एक्शन इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि अगर वो करते हैं तो फिर तो हुकूमत जो है ना वो खतरे में आ जाती है ना, क्योंकि ये आप एक बड़ी थिन सी अलायंस है आपकी, आप फेडरल में भी चंदी वोट से बैठे हुए हैं और आप पंजाब के अंदर तो बिल्कुल चौधरीयों के बगैर नहीं चल सकते। इत्तेहादियों के बलबूते पर आपकी हुकूमत खड़ी हुई है तो थोड़ा सा मसला। लेकिन आज जो अहमद खान साहब ने कहा, मलिक अहमद खान साहब ने कि खुसरो बख्तियार ने जल्दबाजी में एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी थी, वजीर आजम को तो पूरी कहानी का पता ही नहीं है। एक्सपोर्ट की इजाजत तो असद उमर साहब ने खुद कहा है कि उन्होंने दी थी, लेकिन उन्होंने यही बात की है। खुसरो बख्तियार साहब का तो मुझे नहीं पता एक्सपोर्ट का इतना, लेकिन असद उमर साहब ने ये कहा था कि मेरे पास जो उस वक्त नंबर्स थे जो मुझे दिए गए थे उसमें शॉर्टेज कहीं नहीं थी, यानी कि जो ये बात कही जाती है ना कि एक्सपोर्ट से शॉर्टेज हुई, तो असद उमर साहब कहते हैं कि मेरे पास नंबर्स तो थे कि उसमें ज्यादा थी, तो इसलिए एक्सपोर्ट की भी इजाजत दे दी और उसके बाद भी इस तरह की कोई शॉर्टेज होनी नहीं चाहिए थी। ये एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज है जो कि एक शुगर कार्टेल, शुगर माफिया ने किया। देखिए, एक चीज तो है इसके अंदर ना, देखिए दो तीन बातें। पहली चीज तो ये है कि शुगर यहाँ पर एक कार्टेल है और वही हुकूमत को सब कुछ बताता है कि क्या करना है। वही कहता है कि सिर्फ हुकूमत सिर्फ उन्हें कहती है सपोर्ट प्राइस दे दो गन्ने उगाने वालों को, जो फार्मर्स है। उसके ऊपर वो कहते हैं जी क्योंकि हमारी अब कॉस्ट बढ़ गई है तो अब हम कॉस्ट भी ये रखेंगे।
जो चीनी की कीमत भी ये रखेंगे। अब हम इतनी, अगर हम उन्होंने एक्सपोर्ट करनी हो वो तब भी वही बताते हैं, कम हो जाए तब भी वही बताते हैं, जखीरा अंदोजी उन्होंने की हो तो ये नहीं बताते हमने जखीरा अंदोजी की है, लेकिन यानी कि वो उसके ऊपर दूसरी चीजें, हर चीज जो मार्केट फैक्टर्स है ना वो डिटरमिन शुगर एसोसिएशन खुद ही कर देती है। अब जो हुकूमत ने काम करना है वो एक्चुअली ये करना है कि दे हैव टू टेक दिस सिस्टम इनटू देयर ओन हैंड्स, प्राइस खुद करें डिटरमिन, देखें जखीरा अंदोजी हो रही है नहीं हो रही, देखिए आर्टिफिशियल शॉर्टेज तो नहीं है, देखिए कि एक्सपोर्ट करनी है नहीं, देखिए क्योंकि मैं इस पे कुछ लोगों से बात कर रही थी जो थोड़ा सा इस चीज को समझते भी हैं कि जब ये क्रशिंग में, क्योंकि ये लोग ब्लैकमेल के इधर करते हैं, ये तो कल किसी ने कहा भी, तो वजीर कहते हैं जी हम ब्लैकमेल हो जाते हैं जब ये क्रशिंग नहीं करते, लेट कर देते हैं, फिर वो गन्ना जो है वो सूखा होता जाता है तो वो फार्मर्स को नुकसान होता है। असल चीज ये है कि एक तो खैर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे हम ऑलरेडी एक वाटर स्टार्व्ड कंट्री है, गन्ना लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि गन्ना आपको पता है बहुत ज्यादा पानी लेता है। गन्ने से बेहतर है कि आप कपास उगाएं, आप दूसरी चीजें जो 10 चीजें और है पाकिस्तान की अपनी जो क्रॉप्स हैं प्रॉपर वो करें। दूसरी चीज ये है कि आप अगर इंपोर्ट करें शुगर तो आपको वो सस्ती पड़ती है आपकी लोकल चीनी से, तो आप इंपोर्ट करके लाके मार्केट में डाल दें। हुकूमत अगर ब्लैकमेल कर रही है ये शुगर माफिया, आप आके मार्केट भर दें उससे, इंपोर्ट से करके चीनी से, इनसे लेनी नहीं पड़ेगी। फिर ये कैसे डिटरमिन करेंगे प्राइस? तो ये भी चीजें तो गवर्नमेंट तो अगर करने को कुछ करना चाहिए लेकिन, कर सकती लेकिन है। महमल ये बहुत बड़ा इम्तिहान है अब हुकूमत के लिए इस सारी सिचुएशन में, जिस तरह सिस्टम को आप भी अब बात कर रही हैं कि अपने हाथ में लेना होगा, हर चीज को डिफाइन करना होगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो इस वक्त पैंडेमिक चल रहा है उसमें जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं, आपको लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं दुरुस्त फैसले हुकूमत ने किए हैं, और उन फैसलों के साथ ये तमाम चीजें जो साथ में ये रिपोर्ट सामने आ जाना, फिर इस सिस्टम को भी बेहतर करना है, ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा इम्तिहान हो गया? देखिए जो रिपोर्ट सामने आई है और जो अब इसके ऊपर फैसले करने, असल चीज तो ये है कि अच्छी बात है रिपोर्ट सामने आई है, अच्छी बात है आपने आइडेंटिफाई की है कुछ चीजें, आपने ये आइडेंटिफाई किया है कि एज अ रेगुलेटर स्टेट जो है वो सब कुछ पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के हाथ में नहीं छोड़ सकती, स्टेट रेगुलेटर है, तो स्टेट को जो है वो सारा कुछ संभालना है, ना कि ये कि आपको कोई आकर बताए ताकि वो मैनिपुलेट करे। तो इसके अंदर तो अब उनको जो फैसले लेने, अगर उन्होंने कोई ऐसे फैसले लिए जो उनकी हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकते, जैसे मैंने कहा इत्तेहादियों के ऊपर कोई चीज हुई, या अगर उनके सिटिंग मिनिस्टर्स के ऊपर, जिस तरह क्योंकि रजाक दाऊद साहब का भी नाम है, असद उमर साहब का भी नाम है, उसके अंदर खुसरो बख्तियार साहब का भी नाम है, मतलब जिस तरीके से भी है, उस्मान बुजदार साहब का नाम है, तो अगर तो वो उन्होंने अपने सिटिंग लोगों के ऊपर कोई एक्शन उनको लेना पड़ा या इतना प्रेशर आ गया तो फिर इनके लिए थोड़ी सी और भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में अगर ये एटलीस्ट ये शुगर की प्राइसेस वाली चीज को, मैकेनिज्म को ठीक कर ले तो एक वो बहुत बड़ा राइट स्टेप होगा। जहां तक आपने कोरोना की बात की, देखिए कोरोना में हमारी हुकूमत अनफॉर्चुनेटली पहले दिन से थोड़े से क्या एक्चुअली हम लोगों की एक बड़ी कंफ्यूज सी पॉलिसी थी, लॉकडाउन करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना, अच्छा चलो कर दिया, ये हुआ, अच्छा ये कर दिया, 2 हफ्ते आपने सही गुजार लिए, लॉकडाउन था, चले कुछ जगहों पर अगर वायलेशन थी भी, मोस्टली लोगों में डर बैठ गया, लोग घरों से नहीं निकले। फिर आपने मिड अप्रैल में आपने बात की कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इजाजत देने की, थोड़ी सी और इंडस्ट्री खोलेंगे, थोड़ी सी चीजों में रिलैक्स करेंगे, कुछ टाइमिंग टूमिंग ठीक कर देंगे, वो हुआ तो उलमा ने कहा रमजान आने वाला है मस्जिदें भी खोले, अच्छा जी वो भी कर दिया एसओपीज बना के, एसओपीज नहीं फॉलो हुए, एसओपीज वैसे कहीं भी ऑलमोस्ट फॉलो नहीं हो रहे, मेरे ख्याल में कोई इक्का दुक्का 10 से 15-20% जगहों पे हर चीज तो आप क्या समझती हैं कि हुकूमत ये जो तमाम तर फैसले किए हैं दुरुस्त फैसले हैं? अगर ये फैसले दुरुस्त नहीं हैं तो फिर क्या फैसले तो लिए जाते तो फिर शायद सिचुएशन ऐसी ना होती? देखिए असल चीज होती है जो अभी तक, क्योंकि जाहिर बात है कोरोना वायरस एक नई चीज है, पूरी दुनिया के लिए एक नई चीज है, हम भी उनमें से एक ही हैं कि जिनको अभी कुछ इसमें एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, बट जो दुनिया ने दिखाया 2-3 चीजों से, उन्होंने कहा या तो आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें, वो एक चीज है उसका पार्ट, उसके बाद एग्रेसिव टेस्टिंग, अच्छा टेस्टिंग किट्स हमारे पास थोड़ी सी कम भी थी लेकिन कुछ आई तो वो कहते हैं सबस्टैंडर्ड थी, तो इसलिए उनके रिजल्ट्स नहीं सही आ रहे थे, टेस्ट नहीं हमने प्रॉपर सही किए। मैं जो कहती हूँ जो मिसिंग था वो टेस्टिंग था, अगर एक दफा टेस्टिंग आप उसी लॉकडाउन के अंदर कर देते या उस लॉकडाउन को आप हफ्ता 2 हफ्ते मजीद बढ़ाकर आप टेस्टिंग की तरफ निकल जाते तो आप आइडेंटिफाई कर लेते क्लस्टर्स, ठीक, कि आपके ये जगह हैं जहां पर बहुत ज्यादा, ये जगह जहां पे बिल्कुल नहीं, ये क्लियर है। तो इसी तरीके से करके दुनिया जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ रही है
जहां पर ये एग्जांपल्स देते थे कि एक तो खैर अमेरिका वगैरह की या यूके की एग्जांपल देना तो गलत है, क्योंकि और या इवन स्वीडन की भी, क्योंकि वहां पर आप डेथ पर कैपिटा देखे बहुत ज्यादा है और वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। फिर भी बुनियादी अगर तौर पर फैसले दुरुस्त या गलत कहना बेहतर नहीं है, कंफ्यूज्ड फैसले थे, जो पॉलिसीज दी गई वो कंफ्यूज थी, मिक्स सिग्नल्स आते रहे। बहुत शुक्रिया महमल सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और जो रिपोर्ट सामने है उस पर भी बात कर रही थी, साथ साथ हुकूमती पॉलिसीज पर भी बात कर रही थी। रिपोर्ट आने के बाद तहलका तो मच गया, लेकिन अब देखना ही है जो नाम सामने आए हैं और खासतौर पर जो फैसले किए गए उन पर अमल दरामद कितना होता है, क्योंकि इसके बाद ये लग रहा है कि एहतसाब अब शायद दुरुस्त समत में जा रहा है। एहतसाब पहले भी हो रहा था, लेकिन एहतसाब के हवाले से ये जो तासुर दिया जाता था कि जो हुकूमती बेंचेस में लोग मौजूद हैं, वज़रा मौजूद हैं, उनके खिलाफ उस तरह से तहकीकात नहीं होती। लेकिन अब जिस तरह से इत्तेहादियों के नाम भी हैं, जहांगीर तरीन भी उन्हीं में हैं जो इमरान खान के बहुत करीबी साथी हैं, तो अब देखना है कि जो फैसले किए गए हैं या किए जाएंगे उन पर अमल दरामद हो सकेगा। और रही कोरोना के हवाले से पॉलिसीज़ की बात, तो पॉलिसीज़ अभी भी कन्फ्यूज ही हैं। ईद के बाद देखना है कि सिचुएशन कैसी होती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वापस आने के बाद बात करेंगे कि आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक ये दावा कर रहे हैं कि वो वैक्सीन तैयार कर चुके हैं। ये वैक्सीन पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की कंपनी को बनाने की इजाज़त दी गई थी। पाकिस्तान में कितनी कैपेसिटी में ये तैयार हो सकती है और दीगर जो दवाइयों के हवाले से कहा गया था, क्या वो अद्वियात पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं और ये किस तरह से मुअस्सर साबित हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हम लोग 50 का फिगर क्रॉस कर चुके हैं, अमवात 1000 से ऊपर चली गई हैं और अभी भी लोग इसको गैर संजीदा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से यह दावा किया गया कि उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है। फ्रांस की जानिब से दावा किया गया कि उन्होंने वैक्सीन तैयार किया, लेकिन वो सबसे पहले इसकी फ्राहमी अमरीका को मुमकिन बनाएगी, क्योंकि अमरीका की जानिब से फंड्स बहुत ज़्यादा दिए गए। जबकि पाकिस्तान को भी इजाज़त दी गई रेमडेसिविर एक मेडिसिन है तैयार करने की, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कितनी कैपेसिटी तैयार हो सकती है। और पाकिस्तान में भी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां पर वैक्सीन तैयारी के मराहिल चल रहे हैं, लेकिन वैक्सीन तैयार करने का एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती तब तक इस बीमारी से निजात हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में जून के पहले और दूसरे हफ्ते के दरमियान में या तीसरे हफ्ते तक जो है ये पीक पर जाएगी वबा। और WHO ने यह बात की है कि मुख्तलिफ ममालिक में अभी इसकी दूसरी लहर आना बाकी है। और जिस तरह से जर्मनी में लॉकडाउन नरम किया गया था, यूरोप में लॉकडाउन नरम किया गया था, लेकिन वहां पर लॉकडाउन नरम करने के बाद केसेस बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में भी केसेस लॉकडाउन में नरमी के बाद बढ़ते नजर आ रहे हैं। 50,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं, 1,000 से अमवात ज्यादा हो गई हैं। टोटल जो टेस्ट कैपेसिटी है पाकिस्तान में वो 16,000 से 17,000 के दरमियान है। लगभग 16,387 टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान कोरोना की दर्जाबंदी में फिर ऊपर आ गया है। 19वें दर्जे पर पाकिस्तान आ गया और एक दिन में 50 अमवात हुई हैं, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा रेशो है डेली बेसिस पर जो अमवात हो रही हैं। और 7वें नंबर पर है डेली बेसिस पर अमवात की रेशो के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, WHO ने भी खबरदार कर दिया कि कोरोना वायरस शायद कभी खत्म नहीं होगा। इन्फेक्शन की दूसरी और तीसरी लहर के खदशात बढ़ गए हैं। मुख्तलिफ ममालिक में सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है। वैक्सीन के हवाले से आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अमेरिका ने जो क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन के हवाले से कहा था कि वो मुअस्सर साबित हो सकते हैं, उसके बाद एक और मेडिसिन रेमडेसिविर के हवाले से कहा गया कि अब ये पाकिस्तान की कंपनी को इजाजत दे दी गई है तैयार करने की। क्या ये अल्टरनेट हो सकता है वैक्सीन का, या इससे वक्ती तौर पर रिलीफ मिलेगी? तो हम इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर ये केसेस बढ़ जाते हैं तो उसके बाद क्या सिचुएशन हो सकती है पाकिस्तान के लिए। और दीगर ममालिक में जब केसेस कम हुए तो वहां पर लॉकडाउन नरम किया गया, लेकिन पाकिस्तान में तो केसेस कम भी नहीं हुए, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी भी नहीं बढ़ी, उसके बावजूद हमारा लॉकडाउन नरम है। तो क्या हमें उन ममालिक जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, या हमारी सूरत हाल उनसे भी ज्यादा तशवीशनाक हो सकती है, या हम इसी लेवल पर रहेंगे और ऐसे ही हम बीमारी का मुकाबला कर लेंगे? डॉक्टर अमजद साहब मुझे ज्वाइन करें। डॉक्टर अमजद महमूद डायरेक्टर जनरल है नेशनल हेल्थ इमरजेंसी से हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपसे वैक्सीन के हवाले से जानना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान में वैक्सीन की तैयारी किन मराहिल में है? क्या पाकिस्तान में भी उसी तरह से वैक्सीन की तैयारी पर काम हो रहा है जिस तरह से दीगर ममालिक कर रहे हैं? और जो एक दवाई रेमडेसिविर को पाकिस्तान में तैयार करने की इजाजत दे दी गई है, पाकिस्तान के पास कितनी तादाद में, कितनी कैपेसिटी में उस दवाई को तैयार करने की सलाहियत मौजूद है? थैंक यू वेरी मच सच टीवी का। यार ये जो आप बात कर रहे हैं ना वैक्सीन का, वैक्सीन में हमारी कंपनियों के पास काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी है
और ये वैसे भी हमारा MOU साइन हुआ है और हमारी मिनिस्ट्री ने इनिशिएटिव लिया है कि ताकि यहाँ के हम अपनी कंपनीज को इस काबिल करें कि वो हर किस्म की कोई भी चीज़ या वैक्सीन बना लें। वैसे हमारे NIH में वैक्सीन पहले भी बन रही थी, डिप्थीरिया की, और ये जो क्या कहते हैं अपने डॉग बाइट वाली वैक्सीन बन रही थी। तो ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट का कि उन्होंने ये वैक्सीन बनाने के लिए अपनी कंपनीज को एनकरेज किया है। जो दूसरी आप जिस ड्रग की बात कर रहे हो, वो ड्रग जो है वो ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है। 15 दिन का, अगर एक पेशेंट 15 दिन में ठीक होता है तो ये रेडिमर देने से वो पेशेंट 9 या 10 दिन में, मतलब कि हम पेशेंट को 9 दिन में उसकी रिकवरी, जो ट्रायल हुआ है उसमें 9 दिन में वो रिकवर कर जाता है। आज मैं बहुत ज़रूरी बात करनी है और ये लकीली आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कर रहा हूँ कि देखें, हम लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। अगर गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है या लॉकडाउन नरम कर दिया है, लेकिन हमारे लोग बिहेव नहीं कर रहे। मैं लोगों से अब फिर अपील करूँगा, 10,000 दफ़ा अपील करूँगा, प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। प्लीज़ ये आप बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें। मस्जिदों में जो स्पेशली जो मस्जिद में जाते हैं, जहाँ सजदा आप करते हैं ना जी, वहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है। आपका नाक और आपका मुंह ज़मीन के साथ टच करता है और खुदा ना खास्ता वहाँ कोई एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट पहले पड़ के गया है तो उससे इन्फेक्शन आपको लग सकती है। इसलिए उस मसले पे वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पड़ी होती है और वो 36 आवर्स तक पड़ी होती है। एक तो मस्जिद की जो हम कह रहे हैं खाली फर्श पे पड़ें, उस फर्श को धुला हुआ हो, प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग करें, इसको फॉलो करें। दूसरा जो है हमारे मौलाना हजरात या जो मस्जिद में हैं, सारी, मतलब मैंने रात को किसी मौलवी साहब से वहाँ में बात हुई, वो कहते हैं जी ईमान हमारा ये है कि पहले एहतियात करें। एहतियात इसलिए करें कि हम अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने मोहल्ले वाले को बचाएं, अपने शहर को बचाएं। असल इस्लाम ये है कि हमारी वजह लेकिन से डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ दूसरा जिस तरह से लोगों की तरफ से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, लोग कोरोना को संजीदा ले नहीं रहे, लेकिन क्या पाकिस्तान में जिस तरह से हम 50 का फिगर क्रॉस कर गए हैं, पाकिस्तान में अगर सूरत हाल मजीद तशवीशनाक होती है तो क्या पाकिस्तान को भी उस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जो तुर्की ने किया, दीगर ममालिक ने किया, और पाकिस्तान में भी फिर काफी हालात ऐसे हो जाएंगे कि आउट ऑफ कंट्रोल होंगे? अगर लोगों ने ये बिहेव ना किया तो मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं, और फिर गवर्नमेंट को शायद अपना डिसीजन रिवाइज करना पड़े और ये उस वक्त चीजें हाथ से निकल जाएंगी। हम तो आपको कह रहे हैं कि वो बच्चों की शॉपिंग नहीं जरूरी, बच्चों के जूते नहीं जरूरी, अपनी जान बचाएं, अपने घर वालों की जान बचाएं। ठीक। अगर किसी दुकान में पहले से 3 आदमी मौजूद हैं तो यार बाहर इंतजार कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज भी वाज़ेह कीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए भी कि पहले क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के हवाले से बात की जा रही थी, लेकिन अब जो रेमडेसिविर के हवाले से कहा गया है, क्या ये बहुत सीवियर कंडीशन जिन मरीजों को, उनको ये मेडिसिन दी जाएगी, या जो लोग अभी सिम्टोमेटिक थोड़े कम हैं उनको ये मेडिसिन दी जाएगी? और इसमें और हाइड्रोक्लोरोक्विन और उसमें कितना फर्क है? ये जो दवाई आप बात कर रहे हो ना, ये जो एस्टेब्लिश कोरोना के पेशेंट आईसीयू में हैं, ये उनके ट्रीटमेंट की दवाई है। जो क्लोरोक्विन है वो प्रोफाइलेक्सिकली हम देते हैं और वो उसका अभी स्टडीज हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी अगर वो क्लोरोक्विन ले लेंगे तो कोई हरज नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम मलेरिया प्रोन कंट्री में हैं और हमने बचपन में ये क्लोरोक्विन बहुत खाई है। तो अगर अभी हम इसमें प्रोफिलैक्सिकली 400 मिलीग्राम 3 दिन के लिए ले लेंगे तो कोई हरज नहीं है। लेकिन एज सच क्लोरोक्विन जो सीरियस पेशेंट है, अभी तक उसमें कोई चीज स्टेब्लिश कोई नहीं है, स्टडीज हो रही हैं। उन स्टडीज के जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर उस पर बात हो सकती है। तो रेमडेसिविर जो है वो सीरियस पेशेंट्स को दी जा सकती है? वो सीरियस पेशेंट्स को दी जा रही है और उनका ट्रीटमेंट में 6 दिन की कमी आती है। अगर वो 15 दिन में रिकवर करता है तो 9 से 10 दिन, और ये भी स्टडीज आई हैं, ट्रायल हुआ है उसकी हैं। कोई ये इतना मैसिव क्या, ये नहीं है कि कोई हजारों पेशेंट्स पे ये ट्रायल हो चुका है,
ये few hundred पेशेंट्स पे हुआ है जिस पे ये स्टडी आई है जी। ठीक है, अब फ्रांस जो डॉक्टर साहब दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है, लेकिन वैक्सीन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अमूमन जो तिबी माहिरीन बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि साल से 1.5 साल का अर्सा लगता है किसी भी वैक्सीन को तैयार होने में। क्या ये दावा फिर उन ममालिक का दुरुस्त है कि वाकईतन वैक्सीन तैयार हो गई है, या ये स्टडीज ही हैं इन्हीं मेडिसिन के हवाले से और यही मेडिसिन को वो वैक्सीन का नाम दे रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाता हूँ कि वैक्सीन देखें, जो अगर कोई एस्टेब्लिश करता है ना, हमने वैक्सीन तैयार कर लिया है, तो उन्होंने एक केमिकल तैयार किया है। अब वो केमिकल पहले वो एनिमल्स पे ट्राई करते हैं, वो एनिमल्स के ट्रायल अगर कामयाब हो जाता है तो फिर वो ह्यूमंस पे ट्राई करते हैं। वो ह्यूमन का जब ट्रायल कामयाब होता है फिर वो उसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, उसके बाद वो बल्क प्रोडक्शन में जाते हैं। तो ये जो मुल्क भी दावा कर रहे हैं ना, वो अभी एनिमल ट्रायल से आगे बढ़ के ह्यूमन ट्रायल पे आ गए। अब ह्यूमन ट्रायल जब हो गया तो ह्यूमन ट्रायल के जो रिजल्ट्स हैं दे विल टेक सम टाइम, और वो जब उस पे ह्यूमन पे उनकी सक्सेस आ जाएगी तो तब वो उसको अपने सर्टिफिकेशन वो जाके एफडीए या यूके जो भी अपने मुल्क की अदारे में जाएंगे और वो उनको सर्टिफाई करेंगे कि ये लोग ये इतने इफेक्टिव हैं, तब जाके वो बल्क प्रोडक्शन शुरू होगी। इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 6 महीने 1 साल लगेगा इसमें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, इस पर कहा गया कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, लेकिन इस वक्त जो हमारी टेस्टिंग हो रही है वो किस तरह से जारी, कितने % मरीजों का टेस्ट किया जाता है, टोटल का कितना % मरीज हैं जो पॉजिटिव आ जाते हैं? देखें, आइडियली कहते हैं कि 1% पेशेंट अगर मुल्क में आपके टेस्टिंग हो जाएं तो आपके रिजल्ट्स फिर कंपेरेबल हैं दूसरे मुल्कों से। हमारे यहाँ 1% तक अभी नहीं पहुंचे। अब गवर्नमेंट ने कुछ 72 लैब्स पूरे मुल्क में बना दी हैं, इसके अलावा प्राइवेट लैब्स को भी अलाउ कर दिया है कि आप भी करें। पहले हमारे हालात ये थे कि हम इन हंड्रेड्स कर रहे थे आज से 2 महीने पहले, अब हम थाउजेंड्स में पहुंच गए हैं और जो हमारा टारगेट है इट इज मोर देन 50,000। ठीक है, हम अभी 20,000 पे पहुंचे हैं, लेकिन अनदर 2 वीक्स ये 30,000 आराम से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये पर डे की टेस्टिंग है और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि हमारे यहाँ टेस्टिंग का तरीकाकार क्या है और दीगर ममालिक में कौन सा तरीकाकार अपनाया जा रहा है टेस्टिंग के लिए? देखें, 2 ही तरीकाकार हैं। एक पीसीआर टेस्ट है जो कि हम ये गले से या नाक से स्वैब लेते हैं। दूसरा ब्लड का टेस्ट है जिसमें हम आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज देखते हैं। आईजीएम एंटीबॉडीज एक्टिव डिजीज बताते हैं कि इस टाइम आपको बीमारी है, और आईजीजी एंटीबॉडीज जो हैं वो बताते हैं कि आपको बीमारी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आपके अंदर एंटीबॉडीज बन गए हैं और अब आपके अंदर वो इम्यूनिटी पैदा हो गई है इस वायरस के खिलाफ। तो हमारे यहाँ जो पीसीआर टेस्ट हो रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कॉमनली हो रहा है, लेकिन अब जो बाकी लैब्स हैं प्राइवेट लैब्स उस पर भी आईजीजी और आईजीएम टेस्ट शुरू हो गए हैं। और अगर ये आईजीजी और आईजीएम टेस्ट हम बल्क में करने शुरू कर देंगे तो हमारी प्रॉपरली स्क्रीनिंग हो जाएगी। ये असल बेसिकली आईजीजी आईजीएम टेस्ट जो है स्क्रीनिंग के लिए है। तो अगर हम एक पूरी कम्युनिटी या उसका क्लस्टर को स्क्रीनिंग करना चाहते हैं कि इसमें हम देख सकें कि कितने एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं और कितने सिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, कितने पॉजिटिव हैं, ये उसके लिए टेस्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी वाज़ेह कीजिएगा कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से बाहर है एंटीबॉडी टेस्टिंग सिस्टम को जो है वो इंडोर्स किया गया, और अब बरतानिया में बाकायदा तौर पर इजाज़त भी दे दी गई है, ठेका भी दे दिया गया कंपनी को वो एंटीबॉडी टेस्टिंग करें। हमारे यहाँ क्या एंटीबॉडीज टेस्टिंग नहीं हो रही? इस पर इससे बैन भी किया गया था, लेकिन ये रखी गई थी, ये प्रपोजल दिया गया था हुकूमत को डॉक्टर्स की तरफ से, डॉक्टर्स की टीम ने। इस पर क्या कुछ पेशरफ्त हो सकी और एंटीबॉडीज टेस्टिंग किस तरह से मौसर है, क्या वो आसान है? इस पे अमल भी हो रहा है और इस पे परमिशन भी मिल रही है, और अब ये जो प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं वो कर भी रही हैं, और हमारे नेशनल हेल्थ लेबोरेटरी में भी ये किटें आ रही हैं जी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा अगर वैक्सीन तैयार नहीं होती पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क की तरफ से और बाकायदा तौर पर अप्रूव नहीं होती, तो फिर हम किस तरह से इस बीमारी से निपट सकेंगे? फिर ये सिर्फ अद्वियात रेमडेसिविर या क्लोरोक्विन या इस तरह की अद्वियात होंगी, सिर्फ एहतियाती तदाबीर होंगी, या कोई और हल भी होगा फिर? देखें, बहुत सारी बीमारियां जो हैं ना वो सिर्फ एहतियाती तदाबीर करने से, प्रिकॉशंस लेने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात हम गवर्नमेंट या सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप दिन में 5-6 दफ़ा हाथ धोएं, जब आप किसी चीज़ को हाथ टच करें तो
20 सेकंड्स के लिए हाथ धोएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, खांसें तो मुंह के आगे अपनी कोनी रख लें या टिश्यू पेपर रख लें, छींक आए तो अपनी कोनी यूं रख लें और टिश्यू पेपर ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। प्लीज इसको आप ये समझें कि अगर हमने इसको सीरियसली ना लिया तो हमारा पूरा मुल्क, पूरी आबादी, हम 22 करोड़ की आबादी हैं, हम लोग बहुत ज्यादा सफर कर सकते हैं। और ये जो हमारे हजरात हैं, स्पेशली जो कारोबारी हजरात हैं, इन्हें भी चाहिए कि अपनी दुकानों पे, अपनी मार्केट्स में इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें। ये गवर्नमेंट को इस बात पे मजबूर ना करें कि गवर्नमेंट ये डिसीजन गवर्नमेंट को वापस लेना पड़े। और स्पेशली हमारे उलमा हजरात से दरख्वास्त है कि मस्जिद में ईद की नमाज में, हमारे जुमों में और ये जितने भी खुतबे हैं उसमें लोगों को, क्योंकि उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है, ये सारी प्रिकॉशंस बताएं और उन्हें कहें कि ये आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें और हर बंदे को ये पंफलेट भी दें और माइक से भी, मिंबर से भी ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ये बताएं सबको। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमजद साहब मेरे साथ मौजूद थे और वैक्सीन के हवाले से बात कर रहे थे, जो मेडिकेटेड तरीक़ाकार है उस पर बात कर रहे थे कि जो मेडिसिन हैं वो जो रेमडेसिविर है वो पाकिस्तान में बड़ी कैपेसिटी में तैयार हो रही है, हो सकती है, और ये मरीज़ों पर इस्तेमाल भी की जा रही है। और इससे ये है कि दौरानिया कम हो जाता है। एक पेशेंट जिसने 14 दिनों में रिकवर होना है वो 9 दिन में रिकवर हो जाता है, 7 दिन में रिकवर हो जाता है। और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ ममालिक ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन तैयार कर लिया, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हैं, वो एनिमल से ह्यूमन एक्सपेरिमेंट पे आ गए, इस वजह से वो ये दावा करें। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इससे फिल वक्त बचने का हल यही है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा करें। वो लोग जो असर रखते हैं लोगों पर, जब भी वो तकारीर करें, वो ये लोगों को हिदायत जारी करें, प्रिकॉशंस बताएं कि किस तरह से बचा जा सकता है, और ये वाहिद हल है। हम उम्मीद करते हैं कि हम खुद भी एहतियात करें, हम संजीदगी का मुजाहरा करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे, और ऐसा ना हो कि ईद के बाद सिचुएशन वर्स्ट हो और फिर से लॉकडाउन हो जाए, और सख्त वाला लॉकडाउन हो। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।